Hi, as we are starting our lecture second of class 10 physics chapter 2 electricity, which is electricity. तो हम कहाँ तक देख चुके थे? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक देख चुके थे. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. चलिए देखते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं. इलेक्ट्रिक जो कि एरिया होता है, जो कि चार्जेस से घिरा हुआ होता है और जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन होता है चार्जेस को कैरी करने में, वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है. क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस के बीच में, जो कि चार्जेस को कैरी करने के लिए होता है वर्क डन, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. तो इसका हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं. तो हम बोलेंगे इसका डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस may be defined as the work done in carrying a unit positive charge from one point to other point in an electric field. तो पहले भी समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में चार्जेस को कैरी करने के लिए. तो वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इसका यूनिट देख लेते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, जिसको V से भी इंडिकेट किया जाता है. तो ये तो मेरा यूनिट हो गया. इसका हम फॉर्मूला देखते हैं. तो इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, जहाँ पे V वोल्ट होता है, W वर्क डन होता है और Q चार्ज होता है. चार्ज का यूनिट कूलम होता है, वर्क डन का यूनिट जूल होता है और वोल्ट का वोल्ट ही होता है. तो हम 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम. तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट मे बी डिफाइंड एज the work done of 1 joule in carrying 1 unit of charge. तो बेसिकली 1 वोल्ट जो होता है वो वर्क डन होता है एक जूल का एक कूलम चार्ज को हाँ कैरी करने में, क्योंकि चार्ज जो होता है वो कूलम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है. तो यही मेरा वोल्ट हो गया. अब हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. तो अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कि हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस में देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, जो कि दो पॉइंट्स के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्जेस को कैरी करने में. यही मेरा पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे हुआ और एक कहीं इन्फिनिटी में हुआ. तो यहाँ पे जो हम चार्जेस को कैरी करेंगे, जो वर्क डन होगा, वो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा. कहीं इन्फिनिटी से एट अ पॉइंट, मान लेते हैं हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं. लेट अ पॉइंट P, तो P मानते हैं. तो कहीं से हम इन्फिनिटी से चार्जेस को कैरी करने, जो वर्क डन होगा वो मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the work done in
carrying a unit positive charge from infinity to that point, उस पॉइंट तक। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल may be defined as work done in carrying a unit positive charge from infinity to that point। मतलब कहीं दूर से, इन्फिनिटी उसका हम मतलब उसका इमेजिनेशन नहीं है कहाँ तक, वहां से लेके और उस पॉइंट तक, एक पॉइंट जो कि हम माने हैं, एक पॉइंट हम कोई मान लेते हैं कि हम सर्कल में जैसे मानते हैं सेंटर, सर्कल का सेंटर, तो मान लेते हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक सर्कल की तरह है और उसके सेंटर को हम एक पॉइंट मान चुके हैं और एक कहीं पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वो मेरा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो इनके बीच का वर्क डन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बहुत ही मतलब माइनर डिफरेंस है। जैसे कि रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल का, जैसे कोई वायर हो गया, अगर कोई वायर करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है तो वो मेरा रेजिस्टिविटी होगा। लेकिन रेसिस्टेंस जो होता है वो कंपोनेंट होता है, ठीक है, और वो मटेरियल होता है। वहां पे यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, दोनों ही बेसिकली अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट टू अपोज इलेक्ट्रॉन्स, या फिर करंट भी बोल सकते हैं। करंट में तो बेसिकली मेरा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेसिस्टेंस का ये जो रेसिस्टेंस होता है इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं तो हम देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये लिखने के बाद मैं बता दूंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस जो होता है हमारे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि जब हम लेंथ को बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ये मेरा कोई वायर हो गया और ये एक मेरा दूसरा वायर हो गया, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और लेंथ घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। जैसे कि हम लेंथ कम कर दिए तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स ही आ गए बहुत सारे, तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसी के कारण वहां पे जो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब एरिया, मान लेते कि वो मेरा लेंथ हो गया, ये तो मेरा लेंथ था कि जैसे हम लेंथ को बढ़ा दी, इतना बड़ा कर दिए, तो जितना हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें कोलिजन होते रह जाएगा। तो इसके कारण मेरा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा उतना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा, और जितना कम मेरा रेजिस्टेंस का कोलिजन हो, जितना कम मेरा इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो हम ये समझ गए। उसके बाद हम एरिया समझते हैं। मान लेते हैं किसी वायर का एरिया इतना है और किसी वायर का एरिया इतना है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि अब इतना ज्यादा एरिया इसको मिल गया, तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकता है। लेकिन वही अब इतने एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे कोलिजन होने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का। और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वहाँ पे कोलिजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और कोलिजन होने के कारण वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। तो हम रेजिस्टेंस देख चुके हैं, तो अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो आई होप आप नोट कर चुके होंगे।
ये भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि रेजिस्टेंस कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस कैसे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो आप इस पर आसानी से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर से समझा देते हैं कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए होता है कि मान लीजिए हमको जाना है यहाँ से 1 किलोमीटर तक वायर ले जाना, और अगर हम उसी वायर को 5 किलोमीटर तक ले जाएं और वो भी एकदम पतला वायर को, पतला या फिर तो जैसे इसमें से जाना है हमको, तो आराम अगर थोड़ा दूर जाना है तो आराम से चले जाते, लेकिन अगर बहुत दूर जाना है तो इधर 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 करके जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण यहाँ पे कोलिजन होने लगेगा इलेक्ट्रॉन का। कोलिजन मतलब क्या, वो आके इससे लड़ेगा, ये आके इसके लड़ेगा, तो इसके कारण यही कोलिजन होता है, कोलिजन होने लगेगा। अब सेकंड देखते हैं फैक्टर्स इसका, कि ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास इतना मतलब मोटा वायर है और एक इतना पतला वायर है। अगर हम पतला वायर लेंगे तो क्या, अगर एरिया कम रेजिस्टेंस हाई, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम एरिया भी देख चुके कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो जाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कोई भी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है और एक घटता है तो एक बढ़ता है। तो ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी जो होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है, विच एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू oppose the flow of current। मान लेते हैं कि कोई सेमी कंडक्टर है जो कि मतलब उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि कॉपर है। अगर हम कॉपर का वायर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मटेरियल, उसका मटेरियल अच्छा होता है क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम गोल्ड या सिल्वर लेते हैं तो वो और अच्छा कंडक्टर होता है। तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो मेरा रेजिस्टिविटी होता है। जैसे कि ये है, ये मतलब करंट को ज्यादा अपोज करेगा क्योंकि ये जो है बना हुआ है मतलब कोई कपड़ा से, ये सब से बना हुआ है, तो इसके कारण ये अपोज करेगा क्योंकि ये मटेरियल वैसा है। अगर ये कॉपर से बना हुआ होता तो आसानी से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता था, सॉरी करंट पास कर सकता था। हम रेजिस्टिविटी देख चुके हैं और रेजिस्टेंस देख चुके हैं हम। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू, इसका यूनिट होता है, रेजिस्टिविटी को रो से भी डिनोट किया जाता है, और सॉरी रेजिस्टेंस का यूनिट छोड़ दिया, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि ओम होता है, और इसको एक ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू वी आई, जो कि ओम्स लॉ से निकला हुआ है। ओम्स लॉ में हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, जहाँ पे R रेजिस्टेंस होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इट इज डिनोटेड बाय रो सिंबल विच इज रो सिंबल से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जहाँ पे आर जो है रेजिस्टेंस होता है, ए एरिया होता है और एल लेंथ होता है। तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। हमारा ओम्स लॉ क्या होता है? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जैसे कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो ये बोलता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर current is passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor।
at a constant temperature, current is passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. मतलब उसके अंत में भी वो सेम ही रहेगा. तो हम ओम्स लॉ लिखते हैं. At a constant temperature, current is passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of a conductor. At a constant temperature, current is passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. तो ये मेरा ओम्स लॉ होता है. अब हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद हम ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ना था हमको, रेजिस्टेंस देख लिया हम लोग, रेजिस्टिविटी देख लिया. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम लोग. इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे. हम लोग रेजिस्टेंस हम लोग ओम्स लॉ देख चुके हैं. तो सॉरी हाँ, वो ओम 1 ओम छूट गया है, तो 1 ओम देख लेते हैं हम लोग. 1 ओम क्या था? ओम जो है वो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है. तो 1 ओम क्या होता है? 1 ओम इज 1 वोल्ट. R is equal to V upon I, volt upon 1 ampere. So 1 ohm is defined as the 1 ohm is defined as the 1 volt upon 1 ampere. 1 ohm is defined resistance of conductor. 1 ohm is defined as the resistance of conductor with a potential difference of 1 volt applied at the end. 1 ampere current flows. तो हम देख चुके रेसिस्टेंस, ओम, रेजिस्टिविटी, उसका यूनिट एक्सेट्रा के बारे में. अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं. एक तो मेरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, जिसमें रेसिस्टेंस जो है जैसे कि एक रेसिस्टेंस खत्म हुआ, उसके साथ ऐसे एक रेसिस्टेंस जुड़ गया. और पैरेलल में क्या होता है? एक रेसिस्टेंस ऐसे खत्म हुआ, एक रेसिस्टेंस ऐसे खत्म हुआ, फिर मान लेते हैं कि ऐसे एक रेसिस्टेंस स्टार्ट हो गया, फिर ऐसे, फिर एक रेसिस्टेंस. तो ये इसके पैरेलल है. फिर ये पैरेलल रेसिस्टेंस हुआ, लेकिन ये सीरीज रेसिस्टेंस हुआ. ये इन दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, लेकिन ये सब पैरेलल में हो जाएगा. तो ये मेरा सीरीज. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है सिग्मा, सॉरी
R इज इक्वल टू, जहाँ पे R रेसिस्टेंस होता है, सिग्मा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कर देंगे। जितना मेरा रेसिस्टेंस होगा, अगर वो बोलेगा सीरीज में निकालना है तो हम ऐसे निकाल देंगे। जितना रेसिस्टेंस, जैसे कि एक बोल दिया कि रेसिस्टेंस 1 ओम दिया है, फिर एक बोल दिया 2 ओम दिया है, और इसका रिजल्टेंट फाइंड करिए। तो हमारा क्या होगा, R1, ये इसको मान लेते हैं मेरा R1 है और इसको मान लेते हैं मेरा R2 है, तो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। 3 ओम मेरा टोटल रेसिस्टेंस होगा। अब सीरीज देखिए, हम लोग पैरेलल देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली समेशन करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे कि हमको कोई रेसिस्टेंस दिया हुआ हो जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे नहीं होता, एक सर्किट होता है वैसे। ये एक्चुअल मतलब सर्किट नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये मेरा 1 ओम दिया है और ये मेरा 3 ओम दिया है, जिसमें ये मेरा R1 है और ये R2 है। तो बोल रहा है कि 1/R1 प्लस R2 कर दीजिए तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो 1/R1 मेरा 1 है, R2 मेरा 3 है, 1/3। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो दोनों का एलसीएम 3 आएगा। या फिर ऐसे करते हैं, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 1 है तो 1 कितना बार में आ रहा है, तो 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 3 इसके नीचे है ही, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, तो सेम ही रहेगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, प्लस इसके नीचे 3 है ही, तो ये मेरा 1 का 1 हो जाएगा और 4/3 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वायर में जब हीट का प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, तो मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट इनसाइड ऑफ कंडक्टर carrying electric या फिर carrying charges, production of heat inside a conductor carrying charges या फिर carrying electric current is called heating effect of current। हीटिंग इफेक्ट देखने के बाद हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे। हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced in a wire is directly proportional to its square of current, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time for which device is operated। ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा I²RT। ये मेरा हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये मेरा हीट हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, तो हम लेंगे अकॉर्डिंग जूल्स ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम फॉर व्हिच डिवाइस इज ऑपरेटेड। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कहेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2, 3 से H इज इक्वल टू I²RT हो जाएगा। तो ये नोट करने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर जो कि हमारा लास्ट है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, हमारा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो हम इसको बेस करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ डूइंग
work with respect to time is called इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट जो होता है इसका वॉट होता है और कमर्शियल यूनिट किलोवाट होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर मेरा हो गया। फॉर्मूला होता है, इसके जो फॉर्मूला से हम देख लेते हैं। P इज इक्वल टू वी क्यू अपन टी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, P इज इक्वल टू वी आई और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपन आर। तो इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो ये सब है। अब हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।